ये सारे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन है पार्ट बी के। तो इसमें आपको कितना कंटेंट लिखना है, कैसे लिखना है, तो वो हम यहाँ जानेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है डिफाइन रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। ठीक है ना, रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन क्या होती है? रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, ठीक है बच्चों, ये आपका रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन का अर्थ होता है कि पेशेंट को उनकी क्लिनिकल नीड्स के अनुसार सही मेडिसिन दी जाए, सही डोज दी जाए और सही ड्यूरेशन तक दी जाए, ऐसी कॉस्ट पर जो पेशेंट उसको अफोर्डेबल कर सके, यानी कि उसे पेशेंट खरीद सके, यानी कि जो कम्युनिटी होती है आपकी वो उसे ले सके। तो रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन का अर्थ होता है कि किसी भी पेशेंट को जब हम उसको उसकी क्लिनिकल नीड्स के अनुसार सही मेडिसिन, सही डोज, सही ड्यूरेशन तक देते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। बात करें इसके प्रिंसिपल की, तो रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन का प्रिंसिपल हमारा क्या होता है? तो करेक्ट डायग्नोसिस, यानी कि सही डायग्नोसिस हमें उसका करना है। एप्रोप्रिएट ड्रग सिलेक्शन, यानी कि डिजीज के लिए मोस्ट इफेक्टिव और सेफ ड्रग हमें चूज करनी है। ठीक है ना, करेक्ट डोज और ड्यूरेशन, सही डोज और सही समय तक हमें उसको मेडिसिन देनी है। पेशेंट कॉम्प्लिकेशन, पेशेंट को मेडिसिन सही तरीके से लेने के लिए प्रॉपर इंस्ट्रक्शन हमारी दी जाती है तो उनको फॉलो करना चाहिए। कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट अफोर्डेबल और इकोनॉमिकल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा ट्रीटमेंट उसे लिख दिया तो वो नहीं ले पाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ब्रीफली एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरलिपिडमिया। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कि हाइपरलिपिडमिया क्या होता है। तो हाइपरलिपिडमिया एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होती है जिसमें ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का लेवल आपका अधिक हो जाता है, यानी कि एबनॉर्मल हो जाता है। आगे बात करें, यह कंडीशन क्या कर देती है? कार्डियोवास्कुलर डिजीज क्रिएट कर देती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है, यानी कि हाइपरलिपिड में अगर आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ब्लड के अंदर ज्यादा होता है तो कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होने के भी बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। बात करें इसके मैनेजमेंट की, तो उसको लाइफ मॉडिफिकेशन के जरिए लो फैट डाइट हमें लेनी है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, वेट कंट्रोल करना है, स्मोकिंग और अल्कोहल को अवॉइड करना है। ये मेजर लिपिड लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। आगे बात करें फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, यानी कि फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, मेडिसिन के जरिए हम कैसे इसे ठीक कर सकते हैं। तो आपको स्टैटिन क्लास की मेडिसिन आती है जैसे अटोरवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, तो वो हमें लेनी है। फिनोबाइब्रेट ये लेनी है हमें बाइल एसिड सीक्वेंस में। कोलेस्ट्रामीन ये लेनी है हमें। कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स ये हमें लेना है ताकि हमारा कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन इनहिबिट हो सके। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ आयरन डिफिशियंसी। ठीक है, आयरन डिफिशियंसी क्या है उसके सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया एक कॉमन टाइप का एनीमिया होता है जिसमें बॉडी में आयरन की कमी के कारण हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन कम हो जाती है। ठीक बच्चों, तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया एक कॉमन टाइप का एनीमिया हो जाता है जिसमें बॉडी में आयरन की कमी के कारण हीमोग्लोबिन का जो फॉर्मेशन हो जाता है वो बहुत कम हो जाता है। इससे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जो आरबीसी होती है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है, तो ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो आपकी बॉडी के अंदर कम हो जाएगी। इससे ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है। सिम्टम्स की बात करें तो जनरल सिम्टम्स होते हैं इसके, वीकनेस आ जाती है, फैटिग्यू, चक्कर आने लगते हैं, हेडेक रहता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहती है, स्किन म्यूकोसल चेंज हो जाता है, नेल्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है ना। आपके अदर सिम्टम्स की बात करें तो पैलिपेप्टेशन, कोल्ड टॉलरेंस, मिट्टी, चौक, ये सब खाने की आपका मन करता है। फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें, फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज, यानी कि GERD आपकी क्या होती है। तो गैस्ट्रोइसोफेगस रिफ्लेक्स डिजीज क्या होती है? ये एक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होता है जिसमें स्टोमक का एसिड बार बार इसोफेगस या फूड पाइप में वापस आ जाता है, तो इसमें इसोफेगल म्यूकोसा में इरिटेशन और इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो ये किस वजह से होता है? ये आपका इस तरीके से स्टोमक हो गया, तो यहाँ का जो स्टोमक का जो एसिड होता है ये बार बार यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाता है ईसोफेगस में, ये आपकी ईसोफेगस है। तो ये जो स्फिंक्टर होता है ये वीक हो जाता है जिसकी वजह से यहाँ का एसिड ऊपर की तरफ चला जाता है और यहाँ की जो इनर लाइनिंग होती है ईसोफेगस की उसमें इरिटेशन और इन्फ्लामेशन या अल्सर टाइप के हो जाते हैं। बात करें कोज की तो लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर वीक हो जाता है, ओबेसिटी, ज्यादा तली भुनी चीजें, ठीक है ना, स्मोकिंग, अल्कोहल, प्रेगनेंसी के दौरान ये अक्सर होता है, सर्टेन ड्रग्स लेने से ये होता है।
सिम्टम्स की बात करें तो हार्ट बर्न, एसिड रेगुलेशन होता है, चेस्ट पेन, डिफिकल्टी स्वेलोइंग, क्रोनिक कफ की वजह से भी ये हो सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, इसमें टोटल हमारे 11 क्वेश्चन है, तो अभी हमारा ये फिफ्थ क्वेश्चन है। तो फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ स्कैबीज। ठीक है, तो स्कैबीज आपका क्या होता है, ये एक कैंटाजीनस स्किन डिजीज होती है जो माइट सैक्रोपेट्स के स्कैबीज के कारण आपकी होती है स्किन के अंदर। ठीक है ना, यह पैरासाइट स्किन में बोरो करके सीवियर इटिचिंग और रैश कर देता है। ठीक है, बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो इसमें टॉपिकल स्कैबिसाइड आपके होते हैं, जैसे परमेथ्रिन होता है आपका। मैकेनिज्म की बात करें क्या काम करता है, ये माइट के नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है, जिससे ये पैरासाइट किल हो जाता है। बेंजाइल बेंजोएट आपका माइट को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। ओरल ट्रीटमेंट की बात करें तो आइवरमेक्टिन हम इसमें लेते हैं। ठीक है ना, इसके मैकेनिज्म ये कहाँ काम करते हैं, मसल सेल्स को पैरालाइज कर देती है। एंटीहिस्टामिन लेते हैं इसमें, हाइजीन प्रिवेंटिव मेजर, इन सभी चीजों का हमें ख्याल रखना होता है। बात करें 6 क्वेश्चन की, तो 6 क्वेश्चन में है आपका ये लिस्ट द सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है ना, हाइपोथायरॉयडिज्म के मैनेजमेंट और इसके सिम्टम्स की बात करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है। तो ये एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर होता है जिसमें थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन T3 और T4 का प्रोडक्शन कम कर देती है, जिससे बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। तो ये कंडीशन होती है आपकी हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है ना, आगे सिम्टम्स की बात करें तो आपका सिम्टम्स क्या क्या है, फैटिग्यू, वीकनेस, वेट गेन हो जाता है, कोल्ड टॉलरेंस, ड्राई स्किन, हेयर लॉस, कॉन्स्टिपेशन, डिप्रेशन, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। बात करें 7 क्वेश्चन की, तो 7 क्वेश्चन में आपका मेंशन द ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। के एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है। एंजाइना पेक्टोरिस एक कार्डियोवास्कुलर कंडीशन होती है, यानी कि एक हमारे दिल की कंडीशन होती है जिसमें हार्ट मसल्स को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिससे चेस्ट पेन होता है। यानी कि हमारा जो हार्ट होता है उसकी जो मसल्स होती है मायोकार्डियम, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से हम बोलते हैं जिसे एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है ना, बात करें इसमें कौन कौन सी ड्रग यूज होती है, तो नाइट्रेट्स, नाइट्रोग्लिसरीन जो आइसोसोर्बाइड डाइनास्ट्रेट होती है, ये क्या करती है, ये ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देती है, जिसमें कोरोनरी में ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। बीटा ब्लॉकर्स के अंदर प्रोप्रानोलोल, एटोनोल, मैकेनिज्म क्या होती है, ये हार्ट रेट और मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को रिड्यूस कर देते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, आगे बात करें हम 8 क्वेश्चन की, तो 8 क्वेश्चन में आपका रखा है डिफाइन एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस एंड इट्स सिग्निफिकेंस। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस क्या होता है। ठीक है ना, वह कंडीशन होती है, यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस क्या है, कि वह कंडीशन होती है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट एंटी माइक्रोबियल ड्रग के प्रति रेसिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, जिसमें मेडिसिन इफेक्टिव नहीं रहती। यानी कि हम कोई भी मेडिसिन एंटीबायोटिक उसमें ले तो बैक्टीरिया, वायरस जो फंगाई है वो उससे किल नहीं होता है, तो ऐसे में जो पेशेंट होता है वो ठीक नहीं होता है। बात करें इसके कोज की, तो एंटीबॉडी का इरेशनल यूज, यानी कि ज्यादा एंटीबायोटिक खाने से होता है। इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट कोर्स, यानी कि कोई भी बीमारी हो तो उसका पूरा कोर्स नहीं करने से भी ये चीजें होती है। सेल्फ मेडिकेशन, खुद डॉक्टर बनते हैं लोग बाग, उससे ये दिक्कत हो जाती है। ओवर यूज ऑफ द एंटीबायोटिक इन एनिमल्स। ठीक है ना, पूर इन्फेक्शन कंट्रोल पैरा प्रैक्टिस, यानी कि छोटे से इन्फेक्शन में हैवी एंटीबायोटिक लेना। सिग्निफिकेंस की बात करें तो इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है ना, डिजीज स्प्रेड होने का रिस्क रहता है, ये बहुत ज्यादा फैल जाती है। हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ जाती है, यानी कि छोटी सी बीमारी भी बड़ी बीमारी हो जाती है और ज्यादा उसमें आपका खर्चा हो जाता है। मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज हो जाता है, न्यू एक्सपेंसिव ड्रग की आवश्यकता पड़ती है। बात करें 9 क्वेश्चन की, तो व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ निमोनिया। निमोनिया क्या होता है, तो निमोनिया एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है जिसमें लंग्स के एल्वोलाई में इन्फ्लामेशन और फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। यानी कि जो लंग्स होता है ये उसकी एक लंग्स के लिए एक इन्फेक्शन डिजीज होती है जिसके एल्वोलाई में इन्फ्लामेशन और फ्लूइड जमना स्टार्ट हो जाता है, तो उसे बोलते हैं हम निमोनिया। क्लिनिकल सिम्टम्स की बात करें इसके, तो फीवर, आपका कफ, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फैटिग्यू, वीकनेस, रैपिड ब्रीथिंग, स्वेटिंग, ये सारी चीजें हमारी होती हैं।
10 क्वेश्चन की हम इसमें बात करें तो 10 क्वेश्चन है आपका ब्रीफली डिस्कस द मैनेजमेंट ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन क्या होता है? एक सीरियस कार्डियोवास्कुलर कंडीशन होती है जिसमें कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉक के कारण हार्ट मसल्स डैमेज हो जाती है, यानी कि जो आपका हार्ट होता है उसमें ब्लड फ्लो नहीं होता जिसकी वजह से मसल्स डैमेज होने लगती हैं। ठीक है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करें तो एंटीप्लेटलेट ड्रग लेते हैं जैसे एस्पिरिन। ये आपकी क्या करती है? क्लॉट को इनहिबिट करती है जिससे हमारा ब्लड फ्लो होता है। थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग स्ट्रेप्टोकाइनेज ब्लड क्लॉट डिसॉल्व करके कोरोनरी ब्लड फ्लो को रिस्टोर करता है। आगे हम बात करते हैं 11 क्वेश्चन की। एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन हमने पीछे भी पढ़ा था, यहाँ भी हम थोड़ा सा देखते हैं। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन क्या होती है? ऐसे सिस्टमेटिकली डेवलप्ड रिकमेंडेशन होते हैं जो डॉक्टर को डिजीज, है ना, कोई भी डॉक्टर होता है जब उसको किसी डिजीज के डायग्नोस, ट्रीटमेंट और स्टैंडर्ड अप्रोच प्रोवाइड कराना, तो ये होता है हमारा स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन। यानी कि किसी भी डॉक्टर को ये बताना कि आपको इसमें इस डिजीज का डायग्नोस ऐसे करना है, ऐसे ट्रीटमेंट करना है, इन सारी चीजों का जब हम उससे प्रोवाइड कराते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन। इन गाइडलाइन को हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसे WHO ऑर्गेनाइज डेवलप करती है। रोल इन हेल्थ केयर सिस्टम की बात करें तो रेशनल ड्रग यूज प्रमोट करना होता है, स्टैंडर्डाइजेशन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल प्रोवाइड करना, पेशेंट केयर की क्वालिटी इंप्रूव करना, हेल्थ केयर कॉस्ट रिड्यूस करना, मेडिकल एरर्स और इरेशनल प्रिस्क्राइबिंग को कम करना। बाकी आप हमारे वोम फार्मेसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो जहां पर आपको इसी तरीके से हमारे बाकी लेक्चर मिल जाएंगे। थैंक यू बच्चों।